नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपनी YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग 14th JPSC 2026 के लिए झारखंड के भूमि संबंधी कानून को देखते हैं, जिसमें से CNT, SPT और अन्य कानून हैं। उसके हम लोग आज टॉप 25 MCQ क्वेश्चन देखेंगे विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। ये वीडियो जो है आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें PYQ प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को इसमें सम्मिलित किया गया है, जो कि आपको परीक्षा में हूबहू प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी कैंडिडेट JPSC जेट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उन लोग के लिए अभी होली स्पेशल ऑफर के तहत राजनीति विज्ञान पेपर 2 का 10 टेस्ट जो है अभी मात्र आपको 149 पे मिल रहा है। तो जिनको भी लेना हो आप हमारे नंबर 8271113645 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको ये PDF के फॉर्मेट में आपको ये टेस्ट जो है ये मिल जाएगा। इसके बाद इसका प्राइस जो है वह ऑफर के बाद ये बढ़ जाएगा। तो जिनको भी लेना हो तो जल्दी ले सकते हैं और अपना प्रिपरेशन को जांच सकते हैं कि मेरा प्रिपरेशन जो है वो किस लेवल तक पहुंच गया है। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम दैट मीन्स CNT एक्ट कब लागू किया गया था। तो CNT एक्ट को कब लागू किया गया था? तो CNT एक्ट को 11 नवंबर 1908 को लागू किया गया था। कब? तो 11 नवंबर 1908 को इसे लागू किया गया था। चलिए इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। CNT एक्ट जो है ये 11 नवंबर 1908 को लागू किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था आदिवासियों की भूमि की रक्षा करना। क्या करना? इसका मुख्य उद्देश्य था आदिवासियों की भूमि की रक्षा करना और उन्हें भूमि से बेदखल होने से बचाना। CNT एक्ट का जो ब्लूप्रिंट था वो फादर जॉन हॉफमैन के द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा? तो CNT एक्ट का जो ब्लूप्रिंट था यानी प्रारूप जो था वह फादर जॉन हॉफमैन के द्वारा तैयार किया गया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है CNT एक्ट में कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं? मतलब इसमें कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं? तो इसमें आपके 19 अध्याय और 271 धाराएं हैं। कितने? तो 19 अध्याय और 271 धाराएं हैं। किसमें? तो CNT एक्ट 1908 में। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। CNT एक्ट जो है एक अत्यंत विस्तृत कानून है। क्या है? एक अत्यंत विस्तृत कानून है जिसमें 19 अध्याय और 271 धाराएं हैं। यह अधिनियम जो है वो उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर, पलामू और कोल्हान प्रमंडल में लागू होता है। सिर्फ झारखंड का संथाल परगना इसमें इंक्लूड नहीं है, क्योंकि संथाल परगना के लिए अलग से एक्ट है, उसको बोलते हैं SPT एक्ट। अगला प्रश्न है CNT अधिनियम की कौन सी धारा रैयत द्वारा भूमि हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है? तो CNT की कौन सी जो धारा है वो रैयत द्वारा भूमि हस्तांतरण पर प्रतिबंध यानी कि रोक लगाती है? तो धारा 46 लगाती है। कौन सी? तो धारा 46 जो है वो भूमि हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। धारा 46 के तहत एक आदिवासी दैट मीन्स ST अपनी जमीन केवल उसी थाना क्षेत्र के किसी अन्य आदिवासी को उपायुक्त की पूर्व अनुमति से हस्तांतरित कर सकता है। यानी कि धारा 46 कहता है कि एक आदिवासी जो है वो अपनी जमीन को उसी थाना के किसी अन्य आदिवासी को उपायुक्त की पूर्व अनुमति से ही हस्तांतरित किया जा सकता है। इसके साथ SC और OBC के लोग अपनी जमीन उसी जिले के भीतर अपने समुदाय के व्यक्तियों को हस्तांतरित कर सकते हैं। ये भी धारा 46 में कहा गया है। अगला प्रश्न है
कोरकर भूमि से क्या तात्पर्य है, यानी कोरकर भूमि किसे कहते हैं? तो कोरकर भूमि बंजर या जंगल की भूमि जिसे साफ करके खेती योग्य बनाया गया हो उसको कोरकर भूमि कहा जाता है। किसको? तो बंजर या जंगल की भूमि जिसे साफ करके खेती योग्य बनाया गया हो उसको क्या बोलते हैं? उसे कोरकर भूमि कहा जाता है। चलिए इसको व्याख्या देखते हैं। सीएनटी एक्ट में कोरकर उस भूमि को कहा जाता है जिसे किसी रैयत ने अपने श्रम से कृषि योग्य बनाया हो, मतलब उस पे मेहनत मजदूरी करके उसको अच्छा से खेती करने लायक बनाया है, उसको क्या बोलते हैं? उसे कोरकर भूमि कहा जाता है। और कोरकर भूमि पर पहले 4 वर्षों तक कोई लगान, दैट मीन्स टैक्स जो है वह नहीं लगता है। कितने वर्षों तक? तो 4 वर्षों तक कोरकर भूमि पर किसी भी प्रकार का टैक्स जो होता है वह नहीं लगता है। अगला प्रश्न है, सीएनटी अधिनियम की धारा 71A अवैध रूप से हस्तांतरित भूमि की वापसी किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी? यह अवैध रूप से हस्तांतरण भूमि की वापसी जो है वह किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी? यह जोड़ी गई थी बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियमन 1969 के तहत। किसके तहत? तो बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियमन 1969 के तहत यह जोड़ी गई थी। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। धारा 71A बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उपायुक्त को अधिकार देती है कि यदि किसी आदिवासी की जमीन धोखाधड़ी से ली गई है तो वह उसे समाप्त या उसे वापस दिलवाएगा। क्या दिलवाएगा? तो अगर किसी आदिवासी की जमीन को कोई अन्य लोग धोखाधड़ी से ले ली है तो उपायुक्त जो है उसे वापस दिलवाएगी। इसे SAR यानी कि शेड्यूल एरिया रेगुलेशन कोड के रूप में भी जाना जाता है। किसको? तो बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियमन 1969 को शेड्यूल एरिया रेगुलेशन के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भूइंहरी भूमि का संरक्षण किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो भूइंहरी भूमि का जो सर्वेक्षण है वो किस अधिनियम के तहत किया गया था? यह छोटानागपुर टेन्योर्स एक्ट 1869 के तहत किया गया था। किसके तहत? तो छोटानागपुर टेन्योर्स एक्ट 1869 के तहत यह किया गया था। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। उरांव जनजाति द्वारा बसाई गई कृषि योग्य भूमि को भूइंहरी कहा जाता है। किसको? तो उरांव जनजाति द्वारा जो बसाई गई कृषि योग्य भूमि है उसको भूइंहरी कहा जाता है। राखल दास हलधर के नेतृत्व में 1869 में इस भूमि का सर्वेक्षण किया गया ताकि आदिवासियों के अधिकारों को दर्ज किया जा सके। अगला प्रश्न है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम यानी SPT एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम जो है यह 1 नवंबर 1949 को लागू हुआ। कब? तो 1 नवंबर 1949 को लागू हुआ। यह मुख्य रूप से संथाल परगना प्रमंडल जिसमें से 6 जिले दुमका, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ जामताड़ा आते हैं उस पर यह लागू होता है। कौन सा? तो SPT एक्ट जो कि 1949 में लागू हुआ था वह 6 जिलों पर लागू होता है। अगला प्रश्न है कि SPT अधिनियम में कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं? तो SPT अधिनियम में कुल कितने अध्याय हैं? तो इसमें कुल 9 अध्याय और 72 धाराएं। कितने? तो कुल 9 अध्याय और 72 धाराएं हैं। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। CNT की तुलना में SPT जो है वह छोटा है। कभी कभी पूछा जाता है कि CNT बड़ा है या SPT, तो CNT की तुलना में जो SPT है वह छोटा है, यानी कि CNT बड़ा है। और इसमें मात्र जो है SPT में 9 अध्याय और 72 धाराएं हैं। यह संथाल परगना में भूमि के स्वामित्व, हस्तांतरण और लगान को नियंत्रित करता है। कौन? SPT जो है ये संथाल परगना क्षेत्र में
भूमि के स्वामित्व, हस्तांतरण और लगान को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, एसपीटी अधिनियम की धारा 20 के अनुसार रैयती भूमि के हस्तांतरण के संबंध में क्या प्रावधान है? तो रैयती भूमि के हस्तांतरण के संबंध में क्या प्रावधान है? तो रैयती भूमि का हस्तांतरण जो है वो पूर्णतः प्रतिबंधित है। क्या है? तो रैयती भूमि का हस्तांतरण जो है वो पूर्णतः प्रतिबंधित है। तो इसको हम व्याख्या देखते हैं। एसपीटी की धारा 20 सबसे महत्वपूर्ण धाराओं में से एक है। इसके तहत बिक्री, दान या किसी भी अन्य तरीके से रैयती जमीन का हस्तांतरण अमान्य है। मतलब इसमें बिक्री क्या रहता है, न दान क्या रहता है, या फिर किसी भी अन्य तरीके से रैयती जमीन का हस्तांतरण अमान्य है। केवल दान के रूप में वो भी बहन या पुत्री को या गोतिया परिवार के अंदर ही डीसी की अनुमति से दिया जा सकता है। मतलब इसमें कुछ अपवाद है जिसमें से बहन या पुत्री को या फिर गोतिया परिवार के अंदर जो डीसी की सहायता से ही इसको क्या किया सकता है, दान दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, एसपीटी अधिनियम के तहत बंजर भूमि यानी कि वेस्ट लैंड की बंदोबस्ती के लिए अधिकतम कितने वर्षों के भीतर खेती करना अनिवार्य है? तो अधिकतम जो है वो कितने वर्षों के भीतर जो है वो खेती करना अनिवार्य है? यह 5 वर्षों के भीतर। कितने? तो 5 वर्षों के भीतर जो है वो खेती करना अनिवार्य है। किस भूमि पर? तो बंजर भूमि की बंदोबस्ती के लिए। इसकी व्याख्या देखते हैं। यदि किसी रैयत को बंजर भूमि खेती के लिए दी जाती है तो उसे 5 वर्ष के भीतर आबाद दैट मीन्स खेती योग्य करना अनिवार्य है। यदि 5 वर्ष में खेती नहीं होती है तो बंदोबस्ती रद्द कर दी जाएगी और यह धारा 33 के तहत रद्द की जाती है। कौन सी? तो बंजर भूमि जो खेती के लिए दी जाती है, अगर उस पे खेती करना अनिवार्य नहीं हुआ, मतलब खेती उस पर नहीं किया जाने लगा, तो 5 वर्ष के बाद बंदोबस्ती जो है वो रद्द हो जाती है धारा 33 के तहत। अगला प्रश्न है, एसपीटी अधिनियम की किस धारा के तहत उपायुक्त यानी डीसी की अनुमति से रैयतों के बीच भूमि के विनिमय का प्रावधान है? तो किस धारा के तहत जो है यह प्रावधान है? उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका धारा 23 के तहत। किसके तहत? तो धारा 23 के तहत। तो इसको हम व्याख्या देखते हैं। धारा 23 के तहत एक ही गांव के 2 रैयत अपनी सुविधा के लिए अपनी जमीनों की अदला बदली कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो अपनी जमीनों की अदला बदली कर सकते हैं। इसके लिए उपायुक्त यानी डीसी की अनुमति अनिवार्य है और यह हस्तांतरण किसी व्यावसायिक लाभ के लिए नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, मूल रैयत शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से किस अधिनियम में किया गया है? तो मूल रैयत शब्द का जो प्रयोग है वह किस अधिनियम में किया गया है? यह एसपीटी एक्ट में किया गया। किसमें? यह एसपीटी एक्ट में किया गया है। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। मूल रैयत वह व्यक्ति होता है जिसने गांव बसाया हो। क्या? तो जिसने गांव बसाया हो उसको क्या बोलते हैं? मूल रैयत, या जिसके पूर्वजों ने गांव बसाया हो। एसपीटी एक्ट में मूल रैयत को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, जैसे बंजर भूमि का बंदोबस्त करने में प्राथमिकता। क्या? तो बंदोबस्त भूमि करने में प्राथमिकता। अगला प्रश्न है, विल्किंसन रूल किस वर्ष लागू किया गया था? तो विल्किंसन रूल जो है यह 1837 में लागू किया गया था। किस वर्ष? तो 1837 में विल्किंसन रूल जो है वह लागू किया गया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। कोल विद्रोह जो कि 1831-32 के बाद कोल्हान क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए कैप्टन थॉमस विल्किंसन ने 1837 में विल्किंसन रूल लागू किया था। कब? तो 1837 में थॉमस विल्किंसन के द्वारा विल्किंसन रूल लागू किया गया था और इसने मुंडा मान की पारंपरिक स्वशासन प्रणाली को कानूनी मान्यता दी। किसके द्वारा? तो थॉमस विल्किंसन के द्वारा मुंडा मान की पारंपरिक स्वशासन प्रणाली को
कानूनी मान्यता दी गई। क्या दी गई? अगला प्रश्न है, मुंडा मानकी प्रणाली के तहत मानकी का क्या कार्य है? तो मानकी का क्या कार्य है? तो मुंडा मानकी प्रणाली के तहत मानकी का कार्य है, यह कई गांवों का प्रमुख होता है। क्या होता है? यह कई गांवों का प्रमुख होता है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। कोल्हान क्षेत्र में गांव के प्रमुख को मुंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो कोल्हान क्षेत्र में गांव के जो प्रमुख होते हैं उसे मुंडा कहा जाता है। वहीं 15 से 20 गांवों के समूह को पीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो 15 से 20 गांवों के समूह को पीर कहा जाता है और पीर के प्रमुख को मानकी कहा जाता है। विल्किंसन रूल ने इन्हें पुलिस और राजस्व संबंधी अधिकार दिए थे। किनको? तो मानकी को पुलिस और राजस्व संबंधी अधिकार दिए थे। अगला प्रश्न है, झारखंड में पेशा यानी कि पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 के नियमों को किस वर्ष अधिसूचित दैट मीन्स नोटिफाइड किया गया? तो इसे 2022 में अधिसूचित या नोटिफाइड किया गया। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। पेशा अधिनियम केंद्र द्वारा 1996 में पारित किया गया था। कब? तो पेशा अधिनियम जो है वो केंद्र द्वारा 1996 में पारित किया गया था, लेकिन झारखंड सरकार ने झारखंड पेशा नियमावली को 26 जुलाई 2022 को लागू किया। यह ग्राम सभाओं को वन उपज, भूमि अधिग्रहण और स्थानीय विवादों पर अधिकार देता है। क्या करता है? यह ग्राम सभाओं को वन उपज, भूमि अधिग्रहण और स्थानीय विवादों पर अधिक अधिकार देता है। अगला प्रश्न है, सीएनटी अधिनियम की धारा 240 के अनुसार मुंडारी खुदकट्टीदार काश्तकारियों के हस्तांतरण पर क्या नियम है? तो मुंडारी खुदकट्टीदार काश्तकारियों के हस्तांतरण पर क्या नियम है? तो इसका हस्तांतरण जो है पूर्णतः प्रतिबंधित है। क्या है? तो इसका हस्तांतरण जो है वह पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। मुंडारी खुदकट्टीदार भूमि मुंडा जनजाति द्वारा जंगल साफ करके बनाई गई भूमि है। यानी मुंडारी खुदकट्टीदारी भूमि जो है वह मुंडा जनजाति द्वारा जंगल साफ करके बनाई गई भूमि है। धारा 240 के तहत इस भूमि की बिक्री या हस्तांतरण पूरी तरह निषिद्ध है, ताकि आदिवासियों की मूल संपत्ति बची रहे। क्या रहे? तो आदिवासियों की जो मूल संपत्ति है वह बची रहे। अगला प्रश्न है, एसपीटी अधिनियम का निर्माण किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था? तो एसपीटी अधिनियम का जो निर्माण है वह संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। किसके आधार पर? तो संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी के आधार पर। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। 1937 ईस्वी में संथाल परगना में भूमि समस्याओं की जांच के लिए जे.एल. मैकफरसन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। किसकी अध्यक्षता में? तो जे.एल. मैकफरसन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी और इसी समिति की सिफारिश पर 1949 ईस्वी में एसपीटी अधिनियम पारित किया गया। कब? तो 1949 में एसपीटी अधिनियम जो है वह पारित किया गया। अगला प्रश्न है, सीएनटी अधिनियम की किस धारा में उपायुक्त यानी डीसी को यह अधिकार है कि वह रैयती भूमि के लगान का निर्धारण कर सकता है? तो रैयती भूमि के लगान का निर्धारण जो है वह किस धारा के तहत किया जाता है? तो धारा 85 के तहत किया जाता है। किस धारा के तहत? तो धारा 85 के तहत किया जाता है। इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। धारा 85 के तहत राजस्व अधिकारी या उपायुक्त को लगान का निर्धारण और संशोधन करने का अधिकार दिया गया। क्या दिया गया है? तो लगान यानी रेंट का निर्धारण और संशोधन करने का अधिकार दिया गया है।
अगला प्रश्न है छोटानागपुर इनकम्बर्ड स्टेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो छोटानागपुर इनकम्बर्ड स्टेट एक्ट जो है वो कब पारित किया गया था? ये 1876 में पारित किया गया था। कब? ये 1876 में पारित किया गया था। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जो था, कर्ज में डूबे जमींदारों और जागीरदारों की संपत्तियों के प्रबंधन को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेना था, ताकि उनका स्टेट नीलाम होने से बच सके। क्या हो सके? ताकि उसका जो स्टेट है वो नीलाम होने से बच सके। अगला प्रश्न है एसपीटी अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई रैयत अपनी भूमि पर बिना उपायुक्त की अनुमति के मकान बनाता है तो किस धारा के तहत उसे बेदखल किया जा सकता है? तो किस धारा के तहत जो है रैयत को अपनी भूमि पर से बेदखल किया जा सकता है? यह धारा 14 के तहत। किसके तहत? तो धारा 14 के तहत। इसकी व्याख्या देखते हैं। यदि रैयती भूमि का उपयोग उस उद्देश्य जैसे कृषि के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए करता है जिसके लिए वह दी गई थी, तो उसे उपायुक्त द्वारा बेदखल किया जा सकता है। धारा 18 जो है उसे अपनी जोत पर अपने परिवार के रहने के लिए कच्चा या पक्का मकान बनाने की अनुमति देती है, लेकिन व्यावसायिक उपयोग जो है वर्जित है। अगला प्रश्न है सीएनटी अधिनियम के तहत कृषि वर्ष की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो कृषि वर्ष की शुरुआत जो है यह सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि से मानी जाती है। कब से? तो सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि से मानी जाती है। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। अधिनियम की धारा 3 जो है उसमें परिभाषाएं दी गई हैं के अनुसार जो है कृषि वर्ष का अर्थ है उस वर्ष से जो स्थानीय क्षेत्र में कृषि परियोजनाओं के लिए प्रचलित हो या जिसे राज्य सरकार अधिसूचित करे। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। उसमें राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि जो कि प्रायः 1 अप्रैल या 1 अश्विन को शुरू होता है। अगला प्रश्न है एसपीटी अधिनियम की धारा 42 के तहत किसे यह अधिकार है कि वह किसी भी ऐसे व्यक्ति को बेदखल कर सकता है जिसने गैर कानूनी तरीके से कृषि भूमि पर कब्जा किया हो? तो किसे यह अधिकार है? तो ये जो अधिकार है यह उपायुक्त को है। किसको है? यह उपायुक्त को है। तो चलिए हम लोग व्याख्या देखते हैं। धारा 42 डीसी यानी कि डिप्टी कमिश्नर को सुओ मोटो या शिकायत के आधार पर अवैध कब्जाधारियों को बेदखल करने की असीम शक्ति प्रदान करती है। क्या करती है? कि बेदखल करने की असीम शक्ति प्रदान करती है। अगला प्रश्न है संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन किस वर्ष लागू किया गया था जो एसपीटी का आधार बना? तो संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन जो है ये किस वर्ष लागू किया गया था? ये 1872 में लागू किया गया था। कब? 1872 में लागू किया गया था। चलो व्याख्या देखते हैं। संथाल हुल जो कि 1855 में हुआ था के बाद क्षेत्र को एक नॉन रेगुलेशन जिला बनाया गया और 1872 में सेटलमेंट रेगुलेशन 3 लागू किया गया, जिसने पहली बार संथालों के भूमि अधिकारों को संरक्षित किया। अगला प्रश्न है सीएनटी अधिनियम की धारा 72 के तहत भूमि का समर्पण कौन कर सकता है? तो भूमि का समर्पण जो है यह कौन कर सकता है? यह रैयत करता है। कौन? तो रैयत के द्वारा किया जाता है। धारा 72 के तहत कोई भी रैयत अपनी इच्छा से कृषि वर्ष के अंत में अपनी जोत या उसके किसी हिस्से को भूस्वामी को समर्पित कर सकता है। इसके लिए उपायुक्त की अनुमति या पूर्व सूचना आवश्यक होती है।
अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 यानी कि LARR एक्ट 2013 के झारखंड नियमों के तहत अनुसूचित क्षेत्रों यानी कि शेड्यूल एरियाज में भूमि अधिग्रहण से पूर्व किसकी सहमति अनिवार्य है? तो किसकी सहमति जो है वो अनिवार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम सभा की, यानी कि ग्राम सभा की जो अनुमति है वह अनिवार्य है। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। LARR अधिनियम 2013 और पेशा नियमों के तहत 5वीं अनुसूची दैट मीन्स 5th शेड्यूल वाले क्षेत्रों झारखंड के 13 पूर्ण और 3 आंशिक जिलों में किसी भी प्रकार के भूमि अधिग्रहण से पहले स्थानीय ग्राम सभा की सहमति लेना कानूनी रूप से अनिवार्य है। दोस्तों, अगर आप में से या आपके दोस्तों में से कोई भी JPSC जेट का तैयारी कर रहे होंगे तो अभी प्ले स्टोर पर झार शिक्षा के द्वारा ऐप पर एक कोर्स लॉन्च किया गया है, जो कि अभी आपको ऑफर प्राइस पर मात्र 899 पर मिलेगा, जिसमें से आपको 15,000 वन लाइनर क्वेश्चन आंसर का बुकलेट हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। प्लस इसके साथ आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी दिया जाएगा, प्लस 10 ऑनलाइन मॉक टेस्ट और 10 PDF मॉक टेस्ट, यानी कि कुल जो है आपको 20 मॉक टेस्ट इसमें मिलेंगे, जो कि अभी आपको अफोर्डेबल प्राइस पर मात्र 899 पर आपको मिल रहा है। तो ये होली के विशेष अवसर पर दिया जा रहा है। तो जिनको भी लेना हो आप हमारे प्ले स्टोर से झार शिक्षा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसमें इनरोल हो सकते हैं और इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को ग्रुप्स में शेयर कीजिए, और जो लोग भी इस चैनल में नए हैं वो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल से जरूर ही मदद मिलेगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार।